Hello everyone. Welcome back to Kyra classes. This is my third lecture of class 12th biology, chapter 5, principles of inheritance and variation. In today's video, we will study laws of inheritance, or we can say Mendel's laws of inheritance. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कारा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ से, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स कहते हैं या फीचर्स कह सकते हो आप, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स, जिन्हें कहा गया था फैक्टर्स. फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं. अगर मैं डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, जिसमें एक अलग है दूसरा अलग है, ओके, तो अगर डिसिमिलर पेयर है फैक्टर्स का, तो एक मेंबर जो होता है पेयर का, वो दूसरे मेंबर को डोमिनेट करता है. तो जो एक मेंबर है जो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, तो वो जो मेंबर है वो डोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है. जबकि जो दूसरा है जिस पे वो हावी हो रहा है, वो हो जाता है रिसेसिव, या उसे हम कहते हैं रिसेसिव. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. अब ये जो लॉ था डोमिनेंस का, ये इसलिए यूज किया गया जिससे ये एक्सप्लेन कर सके कि सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के. तो जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, उसमें जब F1 जनरेशन की बात आई थी तो उसमें सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था. लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखा तो उसमें दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे थे. और साथ में ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से 3:1 प्रपोर्शन आता है F2 जनरेशन के टाइम. नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. अब हमारा दूसरा लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे पे हावी हो रहा है, तो कह सकते हो एक मेंबर पेयर का, ओके, वो क्या हो रहा है, एक तरह से डोमिनेंट हो रहा है दूसरे मेंबर पे. तो दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें हम कह सकते हैं ये लॉ बेस्ड किस पे था? इस फैक्ट पे था कि जो एलील्स हैं वो किसी भी तरह की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं करती है, और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन में दोबारा देखने को मिल जाते हैं. ओके, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज. जबकि F1 स्टेज पे हमें इनमें से एक जो है वो नहीं दिखता है, एक कैरेक्टर में नहीं दिखता है, बट दोनों कैरेक्टर्स हमें F2 जनरेशन पे दिख जाते हैं. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Parents दोनों एलील्स लेके चलते हैं जब गैमीट फॉर्म करते हैं. जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील्स प्रेजेंट होती हैं पेरेंट्स के अंदर. लेकिन जो फैक्टर्स के जो पेयर है या एलील्स के जो पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सिंपल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, जिससे गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर आए दो फैक्टर्स में से. तो दो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से एक ही फैक्टर जो है वो गैमीट रिसीव कर सके. A homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. तो अगर मैं homozygous parent की बात करूं तो उसमें सारे के सारे जो gametes बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं. जबकि heterozygous में क्या होता है, दो तरह के gametes बनते हैं जिनमें each having one allele, जिनमें जो alleles हैं, जो दो alleles हैं वो equal proportions में present होते हैं. Now next है हमारा incomplete dominance, जो कि law of segregation का ही part है. When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the Fab1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two.
अब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो डोमिनेंसी तो हो रही है या डोमिनेंट तो हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है, पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं हो रहा है वो दूसरे पे। जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे पी प्लांट पे, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे पीस प्लांट पे उन्हें रिपीट किया गया उन्हीं के यूजिंग अदर ट्रेट्स एंड अदर प्लांट्स। तो दूसरे दूसरे जो ट्रेट्स थे पीस प्लांट के, उन्हें यूज करके हमने दूसरे प्लांट्स में भी कोशिश की थी एक्सपेरिमेंट्स कराने की मेंडल ने। तो उन्होंने ये देखा कि जो F1 है कभी कभी उसका फिनोटाइप जो था वो रिजेंबल नहीं करता है दोनों पेरेंट्स से। तो दोनों पेरेंट्स से जो है वो फिनोटाइप रिजेंबल नहीं करता था, और वो क्या था बेसिकली फिनोटाइप इन दोनों के बीच का कुछ निकल के आता था फिनोटाइप। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पीस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन्हें रिपीट किया गया उनके दूसरे ट्रेट्स को यूज करके दूसरे प्लांट्स में, और ये देखा गया था कि समटाइम्स द F1 हैड अ फिनोटाइप, कि F1 के पास कभी ऐसा फिनोटाइप निकल के आ रहा था जो कि दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी रिजेंबल नहीं करता था, और बेसिकली वो उन दोनों के बीच का फिनोटाइप था। The inheritance of flower color in the dog flower, snapdragon or antirrhinum species. तो जो inheritance था flower color का dog flower में देखा गया था, किस तरह से flower color inherit हो रहा है dog flower में, snapdragon लिया था या antirrhinum लिया था species। वो एक good example था, एक अच्छा example था जिससे हम समझ सके incomplete dominance को। क्रॉस जो था क्रॉस कराया गया ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड में, तो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड है तो उन्हें कैपिटल आर थे, ओके। और जो ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स थे उनके थे स्मॉल आर। सो जब कैपिटल आर को हमने स्मॉल आर से जब इनके गैमीट्स बने, ओके, और जब ये आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन हमें पिंक मिली। तो बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो हमें बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, लेकिन वो सारे के सारे टॉल बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली बीच का मिल रहा है ना, वो रेड है ना वो एक तरह से व्हाइट है, वो कौन सा कलर दे रहे हैं, वो पिंक कलर दे रहे हैं F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट कराए गए थे तो F2 का जो रिजल्ट आया था उसका रेशियो कुछ इस तरह से था 1:2:1, जिसमें 1 जो थे वो रेड कलर फ्लावर थे, जो 2 थे वो पिंक कलर्ड फ्लावर थे, और 1 जो था वो व्हाइट कलर्ड फ्लावर था। यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशियोज थे वो एग्जैक्टली ऐसे ही थे जो कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपेक्ट किए जाते, बट द फिनोटाइप रेशियोज हैड चेंज फ्रॉम द 3:1 डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशियो। लेकिन जो फिनोटाइप रेशियो था वो चेंज हो गया था 3:1 रेशियो से, जो कि 3:1 क्या था, डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशियो जो था उससे चेंज हो गया था। हर जीन में इंफॉर्मेशन होती है या वो हर जीन इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिससे वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को या किसी भी फीचर को, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सके। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करूं जिसमें 2n क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं, तो उसमें 2 कॉपीज होती है जीन की, हर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, तो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। Now these two alleles need not always be identical as in a heterozygote. तो जैसे कि अब ये 2 एलील्स अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो वो होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है, बट ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब देख लेते हैं रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन है, उसमें दिस इज द रेड फ्लावर, ओके। इसके जो एलील्स है या फैक्टर्स है वो कैपिटल आर हो गए, ओके। यहाँ पे ये वाला व्हाइट फ्लावर शो कर रखा है, इसमें स्मॉल आर हो गया। गैमीट्स फॉर्म हुए तो एक कैपिटल आर यहाँ से आया, एक स्मॉल आर यहाँ से आया, फिर इन्होंने क्या हुआ, ये आपस में क्रॉस हुआ, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो जो F1 जनरेशन था उसमें सारे के सारे आपको पिंक कलर के फ्लावर्स मिले थे, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। अब ये जो पिंक फ्लावर्स हैं उन सारे के सारे पिंक फ्लावर्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया गया। तो आपने पनेट स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ओके। तो एक तरफ आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा,
फिर इस साइड भी आपने स्क्वायर के, इस साइड भी आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, फिर इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो कैपिटल आर यहाँ आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ आ गया, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर से कराया यहाँ आ गया, फिर आपने स्मॉल आर से कराया यहाँ आया। तो यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल आर वाला सिर्फ एक ही है प्लांट या फ्लावर। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो हैं, 1 and 2, और एक ही यहाँ पे स्मॉल आर मतलब जो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लावर भी एक ही है। तो रेड फ्लावर यहाँ पे एक है, व्हाइट फ्लावर यहाँ पे एक है, जबकि दो जो है वो क्या है आपके पिंक फ्लावर्स। तो जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या आया था कि एक रेड फ्लावर हमें मिल रहा है, पिंक फ्लावर हमें दो मिल रहे हैं, और एक हमें क्या मिल रहा है, व्हाइट फ्लावर। जीनोटाइप रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो कैपिटल आर वाला सिर्फ इसमें एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला सिर्फ दो है, और स्मॉल आर वाला सिर्फ एक है। तो ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। Now let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उस जीन का जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने की। Now there are 2 copies of this gene, जैसे मैंने आपको बताया था इस जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। ओके, 2 कॉपीज होंगी। The 2 allelic forms, बेसिकली 2 allelic forms होंगे। Let us assume as in more common that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. अब अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि नॉर्मल एलील जो है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि जरूरी है एक सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट भी कह सकते हो आप, रिएक्टेंट भी कह सकते हो। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे लिया है सिंपल सबस्ट्रेट एस, कैपिटल एस, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर मॉडिफाइड एलील है, कुछ एलील में चेंज आ गया है, मॉडिफाइड है वो, तो वो क्या क्या कर सकती है, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो पहला वो क्या फॉर्म कर सकती है, जो एफिशिएंट एंजाइम है उसे नॉर्मल प्रोड्यूस कर सकती है, कम एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा, जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो, कोई फंक्शन ना हो उस एंजाइम का। या थर्ड, ये जो मॉडिफाइड एलील है ये कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस हो रही है, ओके, या लेस एंजाइम प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, एंजाइम है बट नॉन फंक्शनल है, कोई फंक्शन नहीं दे रही है। तीसरा, कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ये मॉडिफाइड एलील ये तीन फंक्शंस या तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो फर्स्ट केस अगर देखा जाए, जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि ये सेम फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करेगी या सेम ट्रेट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, जो कि किस में रिजल्ट देगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस में। Such equivalent allele pairs are very common. अब इस तरह के equivalent allele pairs बहुत common होते हैं, लेकिन अगर allele प्रोड्यूस करिए नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करिए तो फिनोटाइप यहाँ पे इफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया अगर मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के, तो वो बिल्कुल सेम फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करेगी जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा सबस्ट्रेट एस को। जबकि दूसरे दो केसेस में जो फिनोटाइप है वो इफेक्टेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, प्लस तीसरे कंडीशन में कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिनोटाइप जो है वो इफेक्टेड हो सकता है। The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. अब जो phenotype है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि अनमॉडिफाइड एलील फंक्शन कर रहा है, ओके, उस पे डिपेंडेंट है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंडेंट होता है फिनोटाइप। द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील व्हिच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। अब जो अनमॉडिफाइड एलील है, जो जिसमें कोई चेंज नहीं है, बेसिकली एक नॉर्मल एलील है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल फिनोटाइप को जो कि डोमिनेंट एलील है, और जो मॉडिफाइड एलील है वो जनरली रिसेसिव एलील है। तो जो रिसेसिव ट्रेट है उसे हम देखते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम के दौरान, क्योंकि वहां पे कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जो ये रिसेसिव ट्रेट है वो सिर्फ हमें नॉन फंक्शनल एंजाइम के दौरान दिख रहा है क्योंकि उस टाइम पे कोई एंजाइम प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब आप समझ रहे हो,
मतलब को डोमिनेंसी अगर मैं बोलूं तो दोनों अगर जो मेंबर्स हैं अगर वो इक्वली डोमिनेंट हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं को डोमिनेंस. ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप्स की, तो ABO नाम से ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस में जाना जाता है. और ये कौन कंट्रोल करता है? ये जीन आई कंट्रोल करती है. ब्लड ग्रुप किसने दिया था? लैंस स्टीनर ने दिया था ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है रेड ब्लड सेल्स में, या रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि अपनी सरफेस से प्रोट्रूड होते हैं, निकलते हैं. और एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. और ये जो किस तरह की शुगर होगी वो कंट्रोल करती है बेसिकली जीन. तो जीन आई जो कि ABO ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती है, उसमें 3 एलील्स होती हैं, IA, IB और सिंपल स्मॉल आई. ये जो एलील्स हैं IA और IB, ये प्रोड्यूस करती हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म शुगर की, जबकि एलील जो स्मॉल आई है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है. बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस 2N डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ईच पर्सन possesses any 2 of the 3 I gene alleles. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर इंसान में 3 I gene alleles में से 2 जो है वो मिलती हैं. तो हर पर्सन में या हर इंसान में आपको 3 I gene alleles में से 2 जो है वो मिलती हैं, 2 प्रेजेंट होती हैं बेसिकली. IA and IB are completely dominant over स्मॉल आई. IA और IB जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट होती है स्मॉल आई पे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब IA और स्मॉल आई प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ I कैपिटल A एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि स्मॉल आई कोई शुगर बना ही नहीं रही है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था. अगर IB और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो सिर्फ IB एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्मॉल आई है वो शुगर नहीं बना रहा है. तो पहले केस में IA जो था वो एक्सप्रेस हो रहा था, इसमें जो है IB एक्सप्रेस हो रहा है, बिकॉज स्मॉल आई इज नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ शुगर. बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही प्रेजेंट हो जाए एक साथ, तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे अपने अपने शुगर के टाइप्स को, अपनी अपनी शुगर जो है, उनकी शुगर जो है टाइप, उसको वो एक्सप्रेस करेंगे दोनों ही. इसे हम कहते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस. तो इसी को हम कहते हैं, या को डोमिनेंस की वजह से ही जो है ये अपनी दोनों शुगर्स को, या दोनों की जो शुगर्स हैं अलग अलग टाइप की, उन्हें वो एक्सप्रेस करेंगे. Hence, red blood cells RBCs have both A and B type of sugars. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. RBCs में A और B दोनों टाइप की शुगर्स होती हैं, तो 3 डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं. तो 3 डिफरेंट एलील्स से हम 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. मतलब इन 3 एलील्स के थ्रू हमारे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ह्यूमन ABO ब्लड टाइप्स के मिल सकते हैं. तो पॉसिबिलिटी 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स के होते हैं ह्यूमन ABO ब्लड टाइप्स के. तो देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर. तो 2 से ज्यादा, मतलब 3 एलील्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर को गवर्न करती है. Since in an individual only 2 alleles can be present, लेकिन एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स प्रेजेंट होती हैं. मल्टीपल एलील्स जो है वो तब मिल सकती हैं जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे. तो जब पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तब आप मल्टीपल एलील्स को लेके चलते हैं, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं. लेकिन अगर मैं सिंपल एक इंडिविजुअल की बात करूं तो उसमें सिर्फ 2 एलील्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम 2 एलील्स की स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ब्लड टाइप दिखाया हुआ है. यहाँ पे ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे ब्लड टाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का. यहाँ पे एलील फ्रॉम पेरेंट 1, कौन सा एलील आ रहा है पेरेंट 1 से, यहाँ से कौन सा एलील आ रहा है पेरेंट 2 से, फिर जीनोटाइप क्या रहा ऑफस्प्रिंग का, फिर ब्लड टाइप क्या रहा ऑफस्प्रिंग का. तो सपोज पेरेंट 1 से IA आया और पेरेंट 2 से भी IA आया, तो यहाँ पे IA 2 हो गए. तो ब्लड टाइप क्या हो गया ऑफस्प्रिंग का? ए ब्लड ग्रुप हो गया. यहाँ पे A है, B है, तो यहाँ पे को डोमिनेंसी शो हो गई. को डोमिनेंट होते हैं ये, तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, दोनों की शुगर्स एक्सप्रेस करती हैं. तो AB जीनोटाइप हो गया, प्लस ब्लड टाइप क्या हो गया इसका
ऑफस्प्रिंग का ए बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ स्मॉल आई है, मैंने कहा था ये कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करती है, तो एक्सप्रेस क्या होगा, सिर्फ आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे ए। यहाँ पे एक ने बी एलील लेके चल रहा है पेरेंट 1, यहाँ पे ए एलील लेके चल रहा है पेरेंट 2, तो यहाँ पे फिर से वही चीज हो गई, ए बी दोनों एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बन गया फिर से ब्लड टाइप ए बी। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ओके, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आपका आ गया बी, ब्लड ग्रुप क्या है बी। फिर यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे स्मॉल आई जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पे सिर्फ कौन एक्सप्रेस करेगा, ये कैपिटल बी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो गया बी। अगर स्मॉल आई यहाँ पे भी है, पेरेंट 1 से भी स्मॉल आई आ रहा है, पेरेंट 2 से भी स्मॉल आई आ रहा है, तो यहाँ पे जो है स्मॉल आई दोनों जीनोटाइप हो गया ऑफस्प्रिंग के, ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पे ब्लड टाइप क्या हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का ओ। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप्स ब्लड ग्रुप्स निकाल लेते हैं किस कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा अगर जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग को देख के। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. तो ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है वो एक इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, जब पी सीड्स में स्टार्च फॉर्म होता है तो वो एक जीन कंट्रोल करता है उसे, और उसकी 2 एलील्स होती हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जब होमोजाइगस कंडीशन थी, 2 एलील्स जो है वो स्टार्च सिंथेसाइज कर रही है, कैपिटल बी और स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च सिंथेसिस के लिए, तो लेकिन जब कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन जब मौजूद है, तो स्टार्च जो है वो इफेक्टिवली सिंथेसाइज हो रहा है और बहुत ज्यादा स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि स्मॉल बी होमोजाइगोट्स, अगेन स्मॉल बी होमोजाइगोट्स है, लेकिन जो स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो कम है। अगर स्मॉल बी फॉर्म हो रहे हैं तो वो कम स्टार्च सिंथेसाइज कर रहे हैं और जो है छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैचुरेशन के बाद, जब सीड्स का मैचुरेशन होने के बाद, जो कैपिटल बी सीड्स हैं वो राउंड होती हैं और स्मॉल बी जो है वो रिंकल्ड होती हैं। हेटेरोजाइगोट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं राउंड सीड्स, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, राउंड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो जो कैपिटल बी है सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा हेटेरोजाइगोट जो वो राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैपिटल बी सीड्स जो है वो राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट रहा होगा, ये डोमिनेंट एलील रही होगी, जिससे जो हेटेरोजाइगोट्स हैं वो राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। The starch grains produced are of intermediate size in capital B small b seeds. जो starch grains होते हैं वो जो produce हो रहे हैं starch grains वो intermediate size के होते हैं capital B small b seeds के, इनमें ये intermediate size के होते हैं। So if starch grain size is considered as the phenotype, तो अगर हम starch grain size को consider करें उसके एक phenotype के तौर पे, तो इस एंगल से देखा जाएगा कि जो alleles हैं वो incomplete dominance show कर रही हैं। So this is all for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम inheritance of 2 genes पढ़ेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.